मेरा नाम स्वाति है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, लेकिन मैंने शादी एक ही शर्त पर की थी कि मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरी माँ गूंगी थी और बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। इस बुढ़ापे में मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। उन्होंने मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ दिन बाद हमारे घर एक रिश्ता आया। उनके घर पर कोई औरत नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे, इसलिए वो मेरी माँ को साथ रखने को तैयार थे। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही मौजूद किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। मेरा देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ज्यादातर वहीं रहता था। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। डॉक्टर ने उनकी कुछ रिपोर्ट करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। मेरी माँ गर्भवती थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। मैं माँ का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है। मेरे घर में बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरा एक छोटा देवर। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना ही मेरा देवर और ना ही मेरे ससुर जी। मेरे पति राहुल की माँ का देहांत काफी सालों पहले ही हो चुका था। दोबारा मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर वो अपने काम से काम ही रखता था। उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी मेरी माँ से। बस वो तो मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। बाहर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर मैं शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी रखते थे, पर मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर ये बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वो माँ के साथ साथ मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने माँ से कहा, माँ कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने आपको दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम करो। ये कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लेटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। मैं अपने कमरे में आ गई और माँ की रिपोर्ट मैंने अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। मैं जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में कौन आता है। रात को जब राहुल कमरे में आए तो मैंने कहा, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे कि क्या हुआ माँ को। मैंने कहा, आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज नहीं किया। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वो मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कि कोई रात को मेरी माँ के पास आता और उनके साथ ये सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह नाश्ते के बाद राहुल और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है, पर जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया। वही घर में हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर ख्याल आने लगा कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज्यादा समझदार, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वो रातों को काफी देर तक जागा करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाजें आती रहती थी। मुझे रात भर उस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियां देता था। अगली रात को मैं अपने कमरे में अपने पति के साथ ही सो रही थी, तभी मुझे मेरी माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैं उठकर बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि वो उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस माँ दाएं बाएं अपने हाथ हिलाए जा रही थी। मेरा देवर मेरी माँ से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वो भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की हालत का जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसको झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? वो कहने लगा, भाभी आप ये क्या बोल रही है? मैं तो आपकी माँ को देखने के लिए आया था कि कमरे में कैसी आवाज आ रही है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो।
मुझे देखकर बहाना बना रहे हो। तुम रोज मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते रहे हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुंच गए। मेरे देवर अपना गिरबान मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरबान छुड़वाया और मुझ पर भड़कते हुए कहने लगे, तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है। मैं कहने लगी, आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यही पहुंची थी कि राहुल ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। राहुल ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे राहुल ने कहा कि मेरी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो राहुल मेरे पास खड़े हुए थे। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर राहुल को मेरा ख्याल रखने की बात कह रही थी। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वो लोग मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में ले आकर बिठा दिया गया। राहुल मेरे सामने बैठकर कहने लगे, तुम रात को बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया, लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे ये सब सुनकर खुशी भी बहुत हुई कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ के हाथों थक चुकी थी। राहुल की बात अभी भी जारी थी। वो कहने लगे, देखो स्वाति, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। बेहतर यही होगा कि तुम उससे माफी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट राहुल के सामने रख दी और रोने लगी। राहुल ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वो बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। राहुल ने कहा, अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। अब तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। आखिर कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा था। राहुल ने मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवा दिया ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन है। जैसे ही वो शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, राहुल मेरी माँ के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब राहुल ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वो तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पिछले की तरफ खुलती थी। वो भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राहुल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने राहुल के साथ जाकर अपनी माँ का गर्भपात भी करवाया। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मैं अपनी गूंगी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब लोग बहुत खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे हैं। जो गलतफहमियां हम लोगों के बीच आ गई थी वो सब अब खत्म हो चुकी है।